एक ऐसा मंच जहां एशिया की सबसे बड़ी ताकतें मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक साझेदारी और सांस्कृतिक जुड़ाव की दिशा तय करती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे। ये 25वां शिखर सम्मेलन है जो तियानजिन में होने जा रहा है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत और चीन में रातों रात ताल्लुकात बहाली का इम्कान नहीं। मोदी 7 वर्षों में पहली बार चीन जाएंगे। कि चीन, रूस और हिंदुस्तान एक पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं। हमने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह, क्या बात, ठीक है ना। अगर ट्रम्प बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रम्प अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रम्प दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। इंडिया कहता है जी हमारा सबसे वैल्यूड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड है। वैल्यूड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब मल्टीलैटरल फोरम्स आते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इस तरह के, तो इंडिया, देखिए जापान को इंडिया से मदद चाहिए चाइना के खिलाफ। लोग कहते हैं कि जी अमेरिका एक नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके उस मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते, जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रम्प ने। क्या आपको लगता है कि चीन के एजेंडे पर भी इस वक्त ये है, या कहीं ना कहीं वो इस चीज के ऊपर भी आगे कोशिशें करना चाहता है कि पाकिस्तान भारत हो, या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत खित्ते में मुख्तलिफ जो इख्तलाफात हैं उनको रिजॉल्व करवाए? शहबाज शरीफ साहब और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान के वजीर आजम जनाब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, वो दोनों, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तो सिर्फ पाकिस्तान में जिक्र हो रहा, दुनिया में मीडिया में कहीं उनका जिक्र नहीं है, लेकिन जो इसकी ग्रैंड स्टैंडिंग है वो ये है जहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO का समिट है। SCO के टोटल मेंबर 10 हैं और उन 10 मेंबर्स में एक हिंदुस्तान भी है और एक पाकिस्तान भी है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। ये तस्वीरें देख, बहुत बड़ी तस्वीरें बन गई है क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई के लिए खुद पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब तो खैर इस्लामाबाद से जहाज में बैठे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है वो जापान से चीन पहुंच रहे हैं। वो 2 दिन जापान इंडिया समिट में शिरकत के लिए वहां पे थे और आखिरी दिन वो जापान के एक शहर में थे जहां सेमीकंडक्टर्स जापान में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड बनते हैं। हिंदुस्तान सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड है, वो वहां गए हुए थे उन्हें देखने के लिए, बिजनेस कम्युनिटी से बातचीत करने के लिए। अब वो जापान से पहुंच रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद से पहुंच रहे हैं, दोनों शिरकत कर रहे हैं। 20 के करीब ममालिक के कहते हैं कि हेड ऑफ द स्टेट्स वहां पे आ रहे हैं, जिसमें साउथ एशिया के हैं, एशिया के हैं, सेंट्रल एशिया के हैं, मशरक़ वस्ता के हैं। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन वहां पहुंच रहे हैं और यूं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट समिट है जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने खासे ट्वीट किए हैं कि मैं प्रेसिडेंट शी से मिलूंगा, मैं इससे भी मिलूंगा, मैं बिजनेस कम्युनिटी से मिलूंगा। यहां तक तो सब चीजें बड़ी नॉर्मल किस्म की हैं। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2 दिन है SCO के समिट के चीन के शहर तियानजिन में, जिसकी बहुत ग्रैंड स्टैंडिंग ये है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का तो सिर्फ पाकिस्तान में जिक्र हो रहा, दुनिया में मीडिया में कहीं उनका जिक्र नहीं है, लेकिन जो इसकी ग्रैंड स्टैंडिंग है वो ये है कि चीन, रूस और हिंदुस्तान एक पॉइंट पे इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये हो रही है कि 3 सितंबर को यहां पर एक मिलिट्री परेड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, जिसको चाइनीज एंड रशियंस फैशिस्ट वॉर कहते हैं, वॉर अगेंस्ट द फैशिज्म, जिसमें एक तरफ चीन जीता फैशिस्ट फोर्सेस के खिलाफ
और दूसरी तरफ से रूस जीता फाशिस्ट फोर्सेस के खिलाफ या नाजी फोर्सेस के खिलाफ। तो उसमें एक बड़ी हिस्टोरिक, ये उसकी 80th एनिवर्सरी है उस फतह की, उस कामयाबी की, जिसके लिए एक बहुत बड़ी मिलिट्री परेड जो है वो हो रही है। इस मिलिट्री परेड में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उसके लिए वहां पे रुक रहे हैं, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भी रुक रहे हैं और भी बहुत से लोग रुक रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहां नहीं रुक रहे और वहां से वो निकल जाएंगे। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने इस पर सर्च की क्या वजह है हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इन्वाइट नहीं किया गया, उनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया, लेकिन जवाब यह मिला कि नहीं, उनको रोकने की और उनको इन्वाइट करने की बहुत कोशिश की गई है, लेकिन वो रुक किस लिए नहीं रहे। जो उसकी वजह है कि एक तो हिंदुस्तान की जो फैशिस्ट जंग थी चीन की, ये बेसिकली जापान के भी खिलाफ थी, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जापान वो फाशिस्ट एग्रेसिव मिलिट्री पावर थी, इंपीरियल जापान, जिसने चीन के बहुत बड़ी इलाकों पे कब्जा किया हुआ था और बड़ा ब्रूटल ट्रीटमेंट किया था चाइनीज के साथ, जिसमें मिलियंस ऑफ चीनी जो है वो जापानीज एग्रेशन के नतीजे में हलाक हुए थे। और चूंकि ये जिस जंग को सेलिब्रेट किया जा रहा है मिलिट्री, वो बेसिकली जापान के खिलाफ है चाइना में, इसलिए हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर इन व्यू ऑफ द जापानीज सेंसिटिविटीज वहां पे नहीं जाएंगे। दूसरा रीजन ये है कि ऑफ कोर्स वो नहीं चाहते कि चीन के साथ ऐसी उनकी आइडेंटिफिकेशन हो जाए एज एन एलाई और उससे मगरब में भी खप पड़े, और खुद हिंदुस्तान के अंदर भी उनकी ऑपोजिशन जो है वो इसके ऊपर नुक्ताचीनी करती है कि आप एकदम इतनी तेजी से, अभी तो चीन के साथ हमारे मामला ठीक तरह से सेटल नहीं हुए। लेकिन चले, वो तो नहीं रुक रहे, वो तो एक कॉशियस उनकी अप्रोच है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, शरीफ जरदारी आसिम रजीम, उसने एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप को फंसा के रखा हुआ है मुख्तलिफ कहानियों में, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, रेयर अर्थ मेटल्स, नोबेल प्राइज। इंटरेस्टेड फ्रेंड है, वैल्यूड इंटरेस्टेड फ्रेंड कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जब मल्टीलैटरल फोरम्स आते हैं, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और इस तरह के, तो इंडिया, देखिए, जापान को इंडिया से मदद चाहिए चाइना के खिलाफ, और इंडिया को जापान से मदद चाहिए इकोनॉमी पे। पाकिस्तान के खिलाफ तो नहीं ले सकता क्योंकि जापान पाकिस्तान ताल्लुकात इतने कमज़ोर नहीं है, और दूसरा जापान लुक्स टूवर्ड्स यूएस है व्हेन इट लुक्स टूवर्ड्स पाकिस्तान। उनको अमेरिका की तरफ भी देखना पड़ता है कि ये क्या चीज़ जो है वो हो रही है। सो ये चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। दूसरा ये है कि इंडिया जापान ताल्लुकात में ये जो बायलैटरल हुआ है, क्या नाम है उसका, वो बड़ा लंबा चौड़ा 7 पैराग्राफ का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें बहुत कुछ है, लंबी डिस्कशंस हैं, जिसमें मैंने आपको बताया लार्जली ये जो 50,000 बंदा जो इंडिया से जापान जाएगा। और अगर आप ये देखें कि जो इंडिया और जापान के जो ताल्लुकात हैं, इसमें जो फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश हुआ है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग कहते हैं करना है। क्या करना है जी? कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग। और वो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग से मुराद ये है कि हमें हर कीमत के अंदर एट एवरी कॉस्ट जो है वो चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करना है, नॉट जस्ट इकोनॉमी, ठीक है, सिक्योरिटी एंड लॉट मोर। तो लगता है कि चीन के एजेंडे पर भी इस वक्त ये है, या कहीं ना कहीं वो इस चीज के ऊपर भी आगे कोशिशें करना चाहता है कि पाकिस्तान भारत हो या फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान भारत खित्ते में मुख्तलिफ जो इख्तलाफात हैं उनको रिजॉल्व करवाए? मैं आमतौर पे मेरी बेनज़ीर के साथ कभी मेरा इख्तलाफ नहीं होता, लेकिन आज बेनज़ीर के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ और एहतराम के साथ मेरा ये ख्याल है कि चाइना जो है, चाइना अपनी पॉलिसी बदल चुका है, और इसकी मैं टाइमलाइन भी बताता हूँ और उसकी डिटेल्स भी बताता हूँ। अक्टूबर 2023 में चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, जिनको चीन के अंदर भी और पूरी दुनिया में भी तस्वर किया जा रहा है कि चीन के अंदर मोस्ट जो विजनरी लीडर जो आए हैं 2-3, उनमें एक शी जिनपिंग है। तो अक्टूबर 2023 में शी जिनपिंग ने एक डायरेक्टिव जारी किए थे अपनी गवर्नमेंट को और अपने लोगों को, और पर्टिकुलरली फॉरेन अफेयर्स के जो लोग हैं उनकी, अपनी जमात के लोगों को। और वो डायरेक्टिव्स क्या थे? 2 लफ्ज थे, पीसफुल नेबरहुड और कनेक्टिविटी विद नेबरहुड। 2023 से ऑनवर्ड ये जो चीन है वो खामोशी के साथ अपने नेबरहुड के ऊपर काम कर रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।